1 घंटे के भीतर ही साराभाई का 52 साल की उम्र में त्रिवेंद्रम में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनका निधन नंबी और अब्दुल कलाम दोनों के लिए एक बड़ी क्षति है। वर्तमान विक्रम साराभाई की मृत्यु ने आपको बहुत प्रभावित किया है। आपने इसरो के बाद के हालात को कैसे संभाला, सर? साई अधिष्ठा से पूछा, जिस पर नंबी ने कहा, मैं इसके बाद को संभालने में असमर्थ था। चीजें मेरे खिलाफ थी। मैं विक्रम साराभाई के कार्यकाल में पहले की तरह अहंकार से नहीं घूम पाया था। 1974 प्रयोगशाला में नंबी द्वारा बचाए जाने के बाद अब्दुल कलाम ने इसरो, डीआरडीओ और अन्य सरकारी संगठनों में विभिन्न भूमिकाओं में काम किया। नंबी भारत में लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी के जनक बने। 1974 में सोसाइटी यूरोपियन डी प्रोपल्शन ने इसरो से 100 मानववर्ष के इंजीनियरिंग कार्य के बदले में वाइकिंग इंजन प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की। यह स्थानांतरण 3 टीमों द्वारा पूरा किया गया और नारायणन ने 40 इंजीनियरों की टीम का नेतृत्व किया जिन्होंने फ्रेंच से प्रौद्योगिकी अधिग्रहण पर काम किया। अन्य 2 टीमों ने भारत में हार्डवेयर के स्वदेशीकरण और महेंद्रगिरी में विकास सुविधाओं की स्थापना पर काम किया। विकास नाम के पहले इंजन का 1985 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। वर्तमान विकास इंजन इसरो में एक प्रमुख मोड़ है। 25 साल बाद भी यह कभी असफल नहीं हुआ। यह इसरो की चुंबकीय सफलता है। यहाँ तक कि एक लॉन्च इंजन भी विफल रहा, विकास इंजन कभी विफल नहीं हुआ। विकास इंजन के बिना प्रमुख मिशनों के लिए अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं जा सकता था। यह एक सच्चाई है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। यह कितनी बड़ी सफलता है, सर? धन्यवाद साईं अधिष्ठा, नंबी नारायणन ने कहा। कुछ देर मुस्कुराते हुए आदित्य ने नंबी से पूछा, लेकिन तुम यही नहीं रुकोगे? आपका अगला लक्ष्य क्रायोजेनिक इंजन है। क्या मैं सही हूं, सर? हाँ, यद्यपि हमारे पास ठोस ईंधन इंजन और तरल ईंधन इंजन है, हम क्रायोजेनिक इंजन के बिना उपग्रह प्रक्षेपण में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सके। मैं क्रायोजेनिक इंजन का प्रमुख था। चूंकि हमारे पास अपनी क्रायोजेनिक मशीन लॉन्च करने का समय नहीं है, इसलिए हमने दुनिया के देशों से मशीन प्राप्त करने के लिए एक टेंडर भेजा है। 1992 रॉकेट क्लब, तिरुवनंतपुरम, रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका ही ऐसे देश थे जो जीएसएलवी को प्रक्षेपित करने में सक्षम थे। फ्रांस और अमेरिका इसे काफी ऊंची कीमत पर बेच रहे थे। इसलिए भारत ने अपने दीर्घकालिक सहयोगी रूस के साथ एक समझौता किया। रूस भारत को बहुत ही कम और उचित मूल्य पर प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए सहमत हुआ। इससे बड़े भाई अमेरिका बहुत परेशान हुए। 1992 में भारत ने क्रायोजेनिक ईंधन आधारित इंजन विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और 235 करोड़ रुपए में ऐसे 2 इंजनों की खरीद के लिए रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि यह तब अमल में नहीं आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने रूस को लिखा, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के खिलाफ आपत्तियां उठाईं और यहां तक कि चुनिंदा 5 क्लब से देश को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी। रूस बोरिस येल्त्सिन के अधीन दबाव के आगे झुक गया और भारत को प्रौद्योगिकी से वंचित कर दिया। इस एकाधिकार को दरकिनार करने के लिए भारत ने प्रौद्योगिकी के औपचारिक हस्तांतरण के बिना एक वैश्विक निविदा जारी करने के बाद मई 1996 में सीबीआई ने आरोपों को नकली बताकर खारिज कर दिया। उन्हें अप्रैल 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। सितंबर 1999 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने केरल सरकार के खिलाफ अंतरिक्ष अनुसंधान में मेरे विशिष्ट करियर को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक यातना के लिए सख्त कार्रवाई की थी और उनके परिवार को शिकार बनाया गया। हमारे खिलाफ आरोपों को खारिज करने के बाद
2 वैज्ञानिकों शशि कुमार और मुझे तिरुवनंतपुरम से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। हमें डेस्क जॉब दी गई। पहले व्यक्ति का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। वर्तमान में साई अधिष्ठा के साथ प्रत्येक छात्र नंबी के जासूसी मामले को सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, जबकि नाम्बी ने अपनी गिरफ्तारी के पीछे की गंदी राजनीति को याद किया और सीबीआई इस मामले में कैसे आई। वास्तव में 1994 से 2001 कांग्रेस ने हमारे वैज्ञानिकों अंतरिक्ष कार्यक्रम के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, सीआईए की मदद की और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया ताकि पार्टी की एक छोटी सी गुटिया लड़ाई जीती जा सके। 1994 में केरल में कांग्रेस पार्टी में दरार पैदा हो गई थी। तत्कालीन सीएम के करुणाकरण ने पहले गुट का नेतृत्व किया था। ए.के. एंटनी कांग्रेस में प्रतिद्वंद्वी गुट के नेता खुद को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने के लिए करुणाकरण को गिराने की योजना बना रहे थे। नौकरी के लिए उनके हिटमैन करुणाकरण कैबिनेट में एफएम ओमेन चांडी थे। अगर एंटनी को सिंहासन का खेल जीतना था तो उन्हें करुणाकरण अपने आप में एक दुर्जय नेता को गिराना पड़ा। करुणाकरण ने केरल के अधिकांश पुलिस प्रतिष्ठानों के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, जिनसे उन्हें विशेष लगाव था। करुणाकरण के नीली आंखों वाले अधिकारियों में से एक आईजी रमन श्रीवास्तव थे, जो बेदाग ईमानदारी के साथ एक असाधारण प्रतिभाशाली अधिकारी थे। लेकिन रमन श्रीवास्तव क्रॉसहेयर या अन्य अधिकारी डीआईजी सीबी मैथ्यूज पर थे, जो ओमेन चांडी के करीबी विश्वासपात्र थे। सीबी मैथ्यूज जानते थे कि अगर रमन श्रीवास्तव बल में बने रहे और श्रीवास्तव को तोड़फोड़ करने के लिए बाहर निकले तो वह कभी भी डीजीपी नहीं हो सकते। इसलिए योजना श्रीवास्तव को फंसाकर करुणाकरण को नीचे लाने की थी। भेड़िए सही अवसर की तलाश में थे। इन लोगों को अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई भी संपार्श्विक क्षति स्वीकार्य थी। यह तब हुआ जब एक वरिष्ठ निरीक्षक विजन को मालदीव की एक सराहनीय दिखने वाली महिला मरियम रशीदा मिली, जो अपना वीजा बढ़ाने के लिए आयुक्त कार्यालय आई थी। विजन मरियम से कुछ एहसान चाहता था और उसे तुरंत फटकार लगाई गई। प्रतीत होता है कि उसने विजन से कहा कि वह उसके आईजी से शिकायत करेगी। एक अन्य स्तर पर आईबी के अतिरिक्त निदेशक रतन सहगल, जिन्हें बाद में सीआईए मोल होने के कारण छुट्टी दे दी गई थी, इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन कार्यक्रम को तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र महेंद्रगिरी में काम कर रहे थे। मई 1996 में सीबीआई ने आरोपों को नकली बताकर खारिज कर दिया। उन्हें अप्रैल 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। सितंबर 1999 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने केरल सरकार के खिलाफ अंतरिक्ष अनुसंधान में मेरे विशिष्ट करियर को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक यातना के लिए सख्त कार्रवाई की थी और उनके परिवार को शिकार बनाया गया। हमारे खिलाफ आरोपों को खारिज करने के बाद 2 वैज्ञानिकों शशि कुमार और मुझे तिरुवनंतपुरम से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। हमें डेस्क जॉब दी गई। पहले व्यक्ति का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। वर्तमान में साई अधिष्ठा के साथ प्रत्येक छात्र नंबी के जासूसी मामले को सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, जबकि नाम्बी ने अपनी गिरफ्तारी के पीछे की गंदी राजनीति को याद किया और सीबीआई इस मामले में कैसे आई। वास्तव में 1994 से 2001 कांग्रेस ने हमारे वैज्ञानिकों अंतरिक्ष कार्यक्रम के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, सीआईए की मदद की और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया ताकि पार्टी की एक छोटी सी गुटिया लड़ाई जीती जा सके। 1994 में केरल में कांग्रेस पार्टी में दरार पैदा हो गई थी। तत्कालीन सीएम के करुणाकरण ने पहले गुट का नेतृत्व किया था। ए.के. एंटनी कांग्रेस में प्रतिद्वंद्वी गुट के नेता खुद को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने के लिए करुणाकरण को गिराने की योजना बना रहे थे। नौकरी के लिए उनके हिटमैन करुणाकरण कैबिनेट में
FM ओमेन चांडी थे। अगर एंटनी को सिंहासन का खेल जीतना था तो उन्हें करुणाकरण अपने आप में एक दुर्जय नेता को गिराना पड़ा। करुणाकरण ने केरल के अधिकांश पुलिस प्रतिष्ठानों के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, जिनसे उन्हें विशेष लगाव था। करुणाकरण के नीली आंखों वाले अधिकारियों में से एक आईजी रमन श्रीवास्तव थे, जो बेदाग ईमानदारी के साथ एक असाधारण प्रतिभाशाली अधिकारी थे। लेकिन रमन श्रीवास्तव क्रॉसहेयर या अन्य अधिकारी डीआईजी सीबी मैथ्यूज पर थे, जो ओमेन चांडी के करीबी विश्वासपात्र थे। सीबी मैथ्यूज जानते थे कि अगर रमन श्रीवास्तव बल में बने रहे और श्रीवास्तव को तोड़फोड़ करने के लिए बाहर निकले तो वह कभी भी डीजीपी नहीं हो सकते। इसलिए योजना श्रीवास्तव को फंसाकर करुणाकरण को नीचे लाने की थी। भेड़िए सही अवसर की तलाश में थे। इन लोगों को अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई भी संपार्श्विक क्षति स्वीकार्य थी। यह तब हुआ जब एक वरिष्ठ निरीक्षक विजन को मालदीव की एक सराहनीय दिखने वाली महिला मरियम रशीदा मिली, जो अपना वीजा बढ़ाने के लिए आयुक्त कार्यालय आई थी। विजन मरियम से कुछ एहसान चाहता था और उसे तुरंत फटकार लगाई गई। प्रतीत होता है कि उसने विजन से कहा कि वह उसके आईजी से शिकायत करेगी। एक अन्य स्तर पर आईबी के अतिरिक्त निदेशक रतन सहगल, जिन्हें बाद में सीआईए मोल होने के कारण छुट्टी दे दी गई थी, इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन कार्यक्रम को तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र महेंद्रगिरी में काम कर रहे थे।